सबसे अधिक जरूरत है। इस्लाम में भी वहाँ अल गजाली हैं, अल फराबी हैं, उनके यहाँ भी दारा शिकोह हैं, उनके यहाँ सैयद हुसैन नस्र हैं, उनके यहाँ फ्रिज ऑफ श्वान हैं, चीन में लाओ त्से हैं, कन्फ्यूशियस हैं, और हमारे यहाँ तो एक परंपरा है ही। इसलिए ये विश्व गुरु की परंपरा यदि आपको अपने अंदर स्वाभिमान पैदा कर रही है तब तो ठीक है, लेकिन अगर आपके अंदर अहंकार पैदा कर रही है, विलगाव पैदा कर रही है, तो इसके लिए भी आपको सावधान होना चाहिए। हम कह रहे हैं कि 1947 तक, 2047 तक हम महाशक्ति बन जाएंगे, विकसित बन जाएंगे। इन राजनेताओं से पूछा जाना चाहिए कि जिस विकास के रास्ते पर यूरोप और अमेरिका चले हैं, चीन चला है, उस विकास के रास्ते से हमारा विकास का रास्ता कुछ अलग होगा कि नहीं होगा? होगा तो क्या होगा? चीन ने अपने विकास की कितनी बड़ी पर्यावरणीय और सामाजिक कीमत दी है, शायद आपको इसका अंदाज नहीं है। चीन के सामाजिक हालात इतने बिखर चुके हैं कि 2/3 बच्चों के पिता अपने बच्चों का डीएनए टेस्ट करा रहे हैं। सामाजिक विश्वास चीन में इतना दरक चुका है, और उसकी इन्वायरमेंटल कॉस्ट कितनी बड़ी अदा की गई है, हम लोगों को पता होना चाहिए। अमेरिका आज 50% बच्चे वहां परिवार की व्यवस्था से बाहर पैदा हो रहे हैं, और पूरी अमेरिकन इकोनॉमी जो चल रही है, जिन सेक्टर्स के आधार पर चल रही है, वो दुनिया को युद्ध के भय से हथियार बेचने वाली इकोनॉमी पर, मौत के भय के आधार पर जीवन बीमा बेचने वाली, और बीमारी के भय पर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने वाली इकोनॉमी के ऊपर चल रही है। और अब तो उन्होंने मनुष्य के अंदर जो छिपी हुई अश्लीलता है उसके प्रभाव को भी आंक लिया है, और दुनिया में इस समय जो सबसे तेजी से जो सेक्टर चल रहा है वो पोर्नोग्राफी का सेक्टर है, जिसको अमेरिका लीड कर रहा है। यूरोप इस समय थके हारे बुजुर्ग लोगों का, लावारिस माता पिता का, बेसहारा बच्चों का महाद्वीप बन चुका है। ये जो इतिहास के तीनों प्रतिमान हैं, तीनों प्रतिमानों से अलग आप हमको कैसे विकसित करना चाहते हैं, ये जवाब हमको अपने राजनेताओं से पूछना चाहिए अक्रॉस द पार्टी लाइन, क्योंकि सभी लोग विकास की बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ विकास की वो लीनियर और वो अनलिमिटेड कॉन्सेप्ट कभी नहीं रहा, क्योंकि हमारे यहाँ विकास का एक सर्कुलर और एक लिमिटेड कॉन्सेप्ट है, जिसे आप लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। कभी थोड़ा ठहर करके विचार कीजिए, सस्टेनेबिलिटी के जो एट्रीब्यूट्स और लक्षण हैं और जो विकास के जो एट्रीब्यूट और लक्षण हैं, वो दोनों इन दोनों टर्म्स को एंटीथेटिकल बनाते हैं, दे आर कॉन्ट्राडिक्टरी इन टर्म्स, सस्टेनेबिलिटी एंड डेवलपमेंट। तब इस पर ठहर करके विचार कीजिए। गीता, आयुर्वेद, शास्त्रीय संगीत, योग, ये हमारी अपनी तासीर के अनुरूप है। कुछ हमारे प्रश्न हैं, कुछ हमारी प्रकृति है, कुछ हमारे स्वास्थ्य की कंडीशंस हैं, इनको फुलफिल करने के लिए इनको हमने बाजार की जिस तरीके से वस्तु बना दिया है, ये कोई हमारे लिए बहुत स्वाभिमान की बात नहीं है, इस पर हमको विचार करना चाहिए। इस तरीके से जो नेशनलिस्ट आर्गुमेंट आई, नेशनलिस्ट आर्गुमेंट्स को भी हमको विचार करना चाहिए। बस 2-3 मिनट में और बातें और भी हैं, लेकिन बहुत 2-3 मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। इसके सापेक्ष भारतवर्ष में आप जानते हैं कि विश्वविद्यालयों का उदय होता है उसके बाद, और उसमें एंथ्रोपोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल और मार्क्सियन अप्रोच कि मनुष्य के समाज की जो गत्यात्मकता है उसको कैसे समझाए, उसके लिए एंथ्रोपोलॉजी भी एक अप्रोच देती है, सोशियोलॉजी भी देती है और मार्क्सिज्म भी देता है कि केवल उत्पादन के साधनों के आधार पर जो संबंध निर्मित होते हैं उससे मानवीय समाज की गत्यात्मकता को समझा जा सकता है। भारतीय विश्वविद्यालयों के शोध कार्यों के क्षेत्र का जो विद्या विमर्श है आज भी इन्हीं एंथ्रोपोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल और मार्क्सियन जो आइडियोलॉजीज हैं उनसे आच्छादित है। आप चाहे सोशियोलॉजी को देखिए, पॉलिटिकल साइंस को देखिए, इकोनॉमिक्स को देखिए, लिंग्विस्टिक को देखिए, फिलॉसफी को देखिए, लॉ को देखिए, साइकोलॉजी को देखिए, जितने ये वाद चले हैं, वो चाहे लिबरलिज्म हो, नियो लिबरलिज्म हो, लिबर्टेरियनिज्म हो, मार्क्सिज्म हो, सोशलिज्म हो, ईस्टर्न सोशलिज्म हो, वेस्टर्न सोशलिज्म हो, मल्टीकल्चरलिज्म हो, इन्वायरमेंटलिज्म हो, फेमिनिज्म हो, मॉडर्न नेशनलिज्म हो, सबाल्टर्निज्म हो, ये सभी मनुष्य और मनुष्य के समाज को देखने की आधी अधूरी, भ्रमित या विकृत दृष्टि के परिणाम है, और ये सभी भारतीय विश्वविद्यालयों के विद्या विमर्श को आच्छादित किए हुए हैं। इस दृष्टि के विपरीत जिस समय आजादी का आंदोलन चल रहा था, उसी समय कुछ ऐसे भी लोग पैदा हुए जिनको भारत के सम्यक स्वरूप और उसके सम्यक राष्ट्रबोध की उसी समय से तलाश थी। कल उसमें प्रोफेसर कमल सर ने कई लोगों का नाम लिया, उसमें महात्मा गांधी भी हैं जिन्होंने अपने हिंद स्वराज में आधुनिक पश्चिमी यूरोपीय समाज की जितनी भी आत्ममुग्धकारी उपलब्धियां थी सबको उन्होंने एपिस्टेमोलॉजिकली रिजेक्ट किया। उसमें आनंद कुमार स्वामी भी हैं जो राष्ट्र की निर्मिति को कला और साहित्य के आधार पर मानते हैं। आनंद कुमार स्वामी बड़े विलक्षण विचारक, उनके बारे में कम लोग जानते हैं। उनकी चाहे अध्यात्म शास्त्रीय रचनाएं देखिए, तत्वशास्त्री, चाहे आप उनकी समाज शास्त्रीय रचनाएं देखिए, और चाहे आप उनकी कला शास्त्रीय रचनाएं देखिए, उनमें आपको एक तात्विक एक रूपता मिलती है।
कुमार स्वामी कहते हैं कि जो भारतीय सभ्यता का आधार है वो कला है, और कला और कुछ नहीं है बल्कि तत्व की रूपात्मक और रसात्मक अभिव्यक्ति है। तत्व ही कला के रूप में अभिव्यक्त होता है, और कला को इसीलिए भारतीय जीवन दृष्टि में आत्मपूर्णताकारी भी माना गया है, आत्म उन्नयनकारी भी माना गया है, और आत्म परिष्कारकारी भी माना गया है। वो सेल्फ अपलिफ्टमेंट भी प्रोवाइड करती है, वो सेल्फ फुलफिलमेंट भी प्रोवाइड करती है, और वो सेल्फ रिफाइनमेंट भी करती है, जिसे आजकल कैथारसिस कहा जाता है या विरेचन कहते हैं। तो ये आनंद कुमार स्वामी, रविन्द्रनाथ टैगोर की अभी बात मैडम ने की, नेशनलिज्म की उनकी धारणा, उन्होंने हमको सतर्क किया कि जो चावनिस्टिक नेशनलिज्म है इसके क्या खतरे हैं। बद्री शाह की कल आपने बात की, सोमवारी जी बाबा महाराज के माध्यम से अल्मोड़ा में कौशिकी नदी के किनारे उनको ये ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसको उन्होंने दैशिक शास्त्र के रूप में लिपिबद्ध किया। बद्री शाह कहते हैं कि किसी भी राष्ट्र के जो निर्माणक तत्व होते हैं वो चिति और विराट होते हैं। राष्ट्र बनाया नहीं जाता, वी आर मेकिंग नेशन, राष्ट्र निर्माण, ये सब चीजें भारतीयों के लिए एलियनेटेड, इसका कोई मतलब नहीं है। किसी भी राष्ट्र को अपने जन्म के साथ जो विशेष लक्षण प्राप्त होते हैं उनको चिति कहा गया है, और उस चिति की रक्षा के लिए उस राष्ट्र के लोगों में जो आत्मत्याग और बलिदान का भाव होता है उसको विराट कहा गया है। जब तक किसी राष्ट्र की चिति और विराट जागृत होते हैं तब तक वो राष्ट्र जागृत होता है, और उनके अस्त होते ही राष्ट्र का व्यवपात शुरू हो जाता है। ये बद्री शाह की मूल अवधारणा है, जिसको बाद में 1965 में बंबई में जो 4 भाषण हुए दीनदयाल जी के, और दीनदयाल जी ने इसको कवर किया है। उसके बाद महर्षि अरविंद ने जो विलियम आर्चर के सवाल का जवाब दिया, इज इंडिया सिविलाइज्ड, फाउंडेशंस ऑफ इंडियन कल्चर, तो ये कुछ ऐसे आधारभूत ग्रंथ हैं। इसी में एक प्रश्न केसी भट्टाचार्य, कृष्णचंद्र भट्टाचार्य ने अपनी किताब फुराजिन आइडियाज में उठाया कि पूर्व और पश्चिम, जिसे हम लोग आजकल कहते हैं कि युगानुकूल बनाना अपने विचार और अपने आचार को, ये युगानुकूल बनाने में हमको बाहरी चीजों का अपनी नैतिक चीजों के साथ कितना संलयन करना है, कितना एमलगेमेशन करना है, उसका प्रोपोर्शन क्या होगा, उसका परसेंटेज क्या होगा,